हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के इस लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन को, है ना। ड्यूट्रॉन में अभी तक हम उसका टोटल वेव फंक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं, साथ ही साथ उसकी जो ग्राउंड स्टेट आती है वो किस तरह से आती है, कैसे आती है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट जो ड्यूट्रॉन का होता है उसको डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद इसमें बचेगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट ड्यूट्रॉन का, वो लास्ट होगा ड्यूट्रॉन। तो जब मैं मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूंगा तो मैं ये आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि टोटल वेव फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देख लिया होगा। हालांकि टोटल वेव फंक्शन क्या आता है वो आपको याद होना चाहिए बस, पर उसमें कुछ चीजें मैंने यूज की थी, जैसे फंक्शन लिखा था मैंने फाई एल एस जे एम। तो उसमें पर्टिकुलर चीज का क्या मीनिंग है, क्योंकि वो चीजें यहाँ पर डायरेक्ट यूज होंगी। अब यहाँ पर यूज होंगी तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको वापस वहां पर ले जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि ये ऐसे आ रहा है और वैसे आ रहा है। तो वो कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब अगर आपको याद होगी तो आप उसको रिलेट कर जाओगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसके पहले हमने जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट किया था, या हमने जो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा हुआ है उसमें हमने ये पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस है उसको हम पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं, और पॉइंट चार्ज मान के चलते हैं तो उसका जो मास है वो इनफाइनाइट होता है। बट लेटर ऑन मतलब जब बहुत ज्यादा स्टडीज इसके ऊपर की गई तो ये पता लगा कि जो इसका मास है वो इनफाइनाइट मास नहीं है, इसका एक फाइनाइट मास है और एक फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइनाइट मास है और फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जिस फाइनाइट मास और फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि उसके अंदर मास है तो मास के अंदर पॉइंट चार्ज तो अब वो रहा नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं रहा, तो वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसके अंदर, उस फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर। और फाइनाइट वॉल्यूम के अंदर जब उस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उस न्यूक्लियस के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा। मैग्नेटिक मोमेंट भाई आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ा हो और आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया हो तो आपने पढ़ा होगा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट में भी आप पढ़ते हैं कि दो चार्ज जिनका नेचर सेम होता है, साइन अपोजिट होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां पर भी चार्ज तो सेम ही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और उनके बीच की कुछ डिस्टेंस होगी, तो अलग अलग तरह के मोमेंट आएंगे, यानी कि क्वाड्रिपोल मोमेंट और ये डायपोल मोमेंट। तो उस सबकी वजह से मिलकर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। और इसी तरह से निकलेगा क्या, इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट। एक मोनोपोल होता है, एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एक डायपोल मोमेंट होता है, एक क्वाड्रिपोल होता है। तो क्वाड्रिपोल को हम अलग से निकालेंगे। यहां तक बात क्लियर, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है किससे कहानी है, तो ये मैंने आपको बता दिया। तो हाँ जी, हम बात करने वाले मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की, है ना, किसके, ड्यूट्रॉन की। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन, मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ क्यों रहा है और किसकी वजह से रहा है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस टर्म को कैसे लिखा जाता है, उसको लिखा जाता है म्यू डी। डी स्टैंड्स फॉर ड्यूट्रॉन, ये लिख दिया मैंने जी, यहां पर लिखा मैंने म्यू एन, ये लिखा मैंने एच कट, क्या लिखा, एच कट, और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, जे लिख दिया, जे। ये जो जे है, जे क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। यहां पर ये जो जे है ये क्या है, न्यूक्लियर स्पिन है। जे जो है वो क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियर स्पिन लिखा हुआ है। म्यू एन जो है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटोन, न्यूक्लियर मैग्नेटोन। एक होता है बोहर मैग्नेटोन और ये है न्यूक्लियर मैग्नेटोन, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इसकी वैल्यू होती है ई एच कट अपॉन 2 MP। MP स्टैंड्स फॉर मास ऑफ प्रोटॉन। अगर मैं बोहर मैग्नेटोन लिखता तो उस केस में बनता ई एच कट अपॉन 2 ME। अगर मैं बोहर मैग्नेटोन लिखता तो उस केस में बनता ई एच कट अपॉन 2 ME, जहां पर ME होता मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर मास ऑफ प्रोटॉन आ रहा है दैट मीन्स ये न्यूक्लियर मैग्नेटोन की बात हो रही है। न्यूक्लियर मैग्नेटोन यूनिट भी होती है किसकी, ये जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी यूनिट भी होती है। और अगर बोहर मैग्नेटोन लिखना है तो फिर वहां पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। जी लिंडे फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू अलग अलग होती है, प्रोटॉन के लिए अलग होती है, न्यूट्रॉन के लिए अलग होती है। यहां पर हम डायरेक्ट वैल्यू का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख दिया म्यू डी। म्यू डी का मतलब है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन। अब जो ये मैग्नेटिक मोमेंट है ड्यूट्रॉन के अंदर, अब ड्यूट्रॉन के अंदर दो चीजें हैं, एक है प्रोटॉन और एक है न्यूट्रॉन, है ना। एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। तो जो म्यू डी है इसको और अलग तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। तो म्यू डी कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज
कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, कैसे इसको और डिफाइन किया जा सकता है, यहां पर मैंने लिख दिया जी पी, क्या लिख दिया, जी पी स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन, ये मैंने लिखा म्यू पी, म्यू एन ही है, ये म्यू एन ही है, ये म्यू एन ही है, म्यू एन, ये एच कट है, यहां पर जे की जगह क्या लिख दिया, एस पी का मतलब है स्पिन ऑफ प्रोटॉन, है ना, स्पिन ऑफ प्रोटॉन, स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्रोटॉन। फिर एक मिनट सॉरी, फिर यहां पर लिखा मैंने जी एन, और ये हो गया म्यू एन, ये हो गया एच कट, और ये हो जाएगा एस एन, क्या हो जाएगा, एस एन। फिर यहां पर मैंने लिखा म्यू एन अपॉन एच कट, और यहां पर लिख दिया 1/2 एल वेक्टर। तो यहां 3 टर्म मैंने लिख दिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म हो गया, सेकंड टर्म हो गया, और ये कौन सा टर्म हो गया, थर्ड टर्म हो गया। तो फर्स्ट जो टर्म आ रहा है जिसमें लिख रहा है जीपी म्यू एन अपॉन एच कट एस पी, तो ये फर्स्ट टर्म किसकी वजह से आ रहा है, ये आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन, ठीक। तो फर्स्ट टर्म जो है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन, स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन। फिर सेकंड जो हमने लिखा वो लिखा, क्या टर्म लिखा, वो लिखा हमने सेकंड टर्म जी एन म्यू एन अपॉन एच कट एस एन। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ न्यूट्रॉन। तो सेकंड टर्म किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ न्यूट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ न्यूट्रॉन। और थर्ड टर्म जो अराइज हो रहा है, थर्ड टर्म जिसकी वजह से आ रहा है वो आ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अब इंटरेक्शन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में बातचीत करने का मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कह रहा होगा और बता क्या हाल है तेरा, या न्यूट्रॉन कह रहा होगा और क्या हाल है तेरा, ऐसा नहीं। मतलब वो अगर घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड और ये भी अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो इनका एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट आ रहा होगा, तो वो इंपैक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर इंटरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जो L है यहां पर वो क्या है, रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जो L है L वो क्या है, रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। L जो है वो क्या है, रिलेटिव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अब यहां पर जो स्पिन है वो उसके तीन वेक्टर हो सकते हैं, x में भी जा सकता है, y में भी जा सकता है और z में भी। सिमिलरली जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो भी तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। हम यहां पर कौन सा डायरेक्शन लेंगे, z डायरेक्शन, है ना। कंसीडर कौन सी डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो अगर मैं z डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूं तो जो मेरे पास स्पिन वेक्टर लिखे हुए हैं उनको मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, पाउली स्पिन वेक्टर में कन्वर्ट कर सकता हूं। यानी कि जो sp वेक्टर लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, उसको लिख सकता हूं h कट सिग्मा p अपॉन 2। सिमिलरली Sn जो लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, h कट सिग्मा n अपॉन 2। और जो हमारे पास Lz बनेगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं ml, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h कट, ml h कट, है ना। ये इसकी वैल्यू होती है ऑपरेटर की। तो हमने इस तरह से इसको लिख लिया, ये स्पिन ऑपरेटर हो गया प्रोटॉन के लिए, ये न्यूट्रॉन के लिए, ये ऑपरेटर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है। ये कहां से आ रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स से आ रहा है। अभी क्वांटम मैकेनिक्स के थोड़ा बहुत आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने इक्वेशन लिखी, कौन सी वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, यहां से मैं sp को गायब करूंगा, sn को गायब करूंगा और l को गायब करूंगा। तो इनको गायब करूंगा तो म्यू डी की वैल्यू क्या बनेगी, ये gp एज इट इज रहेगा, यहां पर म्यू n, ये h कट एज इट इज रहेगा। sp की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, sp की जगह हम लिखने वाले हैं सिग्मा p h कट अपॉन 2। फिर हम लिखने वाले हैं gn म्यू n अपॉन h कट, और यहां पर क्या लिखा हमने, सिग्मा n h कट अपॉन 2।
एंड देन फिर हमारे पास थर्ड टर्म कौन सा है, म्यू एन अपॉन एच कट, और यहां लिखा हुआ है 1/2, और एल की जगह हम लिखने वाले हैं एम एल और एच कट, ये लिख दिया हमने। क्या कट रहा है देखो, एच कट, ये एच कट, ये एच कट, ये वाला एच कट, ये वाला एच कट, म्यू एन अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, तो म्यू डी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, म्यू एन अपॉन 2 बाहर आ गया। हमारे पास क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया जीपी सिग्मा पी पाउली स्पिन ऑपरेटर्स हैं ये, है ना, तो प्लस सिग्मा पी, और ये हो गया जी एन, ये हो गया सिग्मा एन, और यहां से हमारे पास बच जाएगा, ये बच जाएगा एम एल। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये म्यू डी का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें क्या करना है, देखो जीपी और जी एन की वैल्यू वो फिक्स है, जीपी और जी एन की वैल्यू फिक्स है, वो मैं लिख भी देता हूं यहां पर। तो जीपी वेयर अभी ये याद करनी पड़ेंगी भाई, जीपी की जो वैल्यू है मतलब लिंडेज फैक्टर फॉर प्रोटॉन, वो कितना होता है 5.58, और जी एन की वैल्यू कितनी है -3.83, ये वैल्यू है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास दो स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में दो स्टेट का मिक्सचर है, एक स्टेट कौन सी है 3s1 और एक स्टेट कौन सी है 3d1। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा किसके लिए, 3s1 के लिए, और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा किसके लिए, 3d1 के लिए। उसको सॉल्व करने के पहले यहां पर हम कुछ मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं। हम कौन सा कंपोनेंट लेके चल रहे हैं, जेड कंपोनेंट लेके चल रहे हैं। तो मैंने लिखा अगर सिग्मा जेड, तो सिग्मा जेड को यदि मैं अल्फा ऑपरेटर पे अप्लाई कराऊं, अल्फा ऑपरेटर का मतलब क्या था, अप स्टेट, और बीटा ऑपरेटर का मतलब क्या था, डाउन स्टेट, जो कि मैंने आपको इसके पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें हमने टोटल वेव फंक्शन को डिस्कस किया था, वहां पर भी हमने बात की थी। तो सिग्मा जेड जो पाउली मैट्रिक्स होती है उसका मतलब क्या होता है 1 0 0 -1। अल्फा स्टेट जो है उसका मतलब होता है 1 0, अल्फा जो स्टेट होती है उसका मतलब होता है 1 0। तो इन दोनों मैट्रिक्स को जब सॉल्व करोगे, इनका प्रोडक्ट करोगे, तो ये बनेगा 1 0, यानी कि क्या बन जाएगा, वापस से क्या बन जाएगा, अल्फा ही बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अल्फा ही बन जाएगा। इसी तरह से जब आप सिग्मा जेड को अप्लाई कराओगे बीटा ऑपरेटर के ऊपर, तो ये क्या लिखा जाएगा, ये 1 0 0 0 -1, और बीटा स्टेट का मतलब है 0 -1, डाउन स्टेट है, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा 0 -1, 0 -1, ये 0 1 है, सॉरी ये 0 1 है, ये 0 1 है, तो यहां पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा 0 और -1, तो ये -1 बन गया। तो यहां पर हमारे पास क्या बना, ये बना माइनस बीटा स्टेट, ठीक है, क्या बन गया, माइनस बीटा। तो इसी बेस पर अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, सिग्मा पी को अल्फा के जब ऊपर ऑपरेट कराएंगे, अल्फा नहीं, हमारे पास जो स्पिन वो आया था, स्पिन हमारे पास फंक्शन था, स्पिन फंक्शन को हमने कैसे लिखा था, एक्स काई के फॉर्म में लिखा था, और कैसा था ये काई एस और ये एम एस। तो इसकी 3 स्टेट बनाई थी हमने। हमारे पास स्पिन जो है वो कितना है टोटल, 0 से 1, तो एक 1 है और एक 0 है, तो 1 के लिए एम एस की 3 वैल्यू थी, 1 0 -1, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा x1 1 काई, सॉरी ये बनेगा काई 1 -1, और ये क्या बनेगा, काई 1 0, ये 3 स्टेट हो गई। और एक हमारे पास कौन सी बनेगी, 0 0 वाली, तो एक हमारे पास कौन सी बनेगी, 0 0 वाली। तो इन 4 स्टेट के ऊपर अप्लाई कराना है किसको, सिग्मा जेड को। अच्छा, जो काई है, काई स्टेट जो होती थी, अगर मैं काई 1 1 लिखूं, तो काई 1 1 का मतलब क्या होता था, अल्फा पी अल्फा एन, दोनों अपने होते थे। 1 -1 का मतलब है एक अप है एक डाउन है, और 1 0 का मतलब होता था सिमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट निकलता था। यानी कि मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं लिखता हूं सिग्मा पी को मैं अप्लाई करा रहा हूं काई 1 1 के ऊपर, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, सिग्मा पी काई 1 1 क्या होता था, ये होता था अल्फा पी और ये अल्फा एन। अब ये चीजें है ना, देखो टोटल वेव फंक्शन वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से कराई है, तो मैं वहीं से लेके आ रहा हूँ ये सारी चीजें, दो रिलेट कर रहा हूँ मैं, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूँ, है ना। कोई पहली बार अगर देख रहा है तो पीछे वाला लेक्चर जरूर देख लेना एक बार। तो अल्फा पी अल्फा एन, सिग्मा पी को अल्फा के ऊपर ऑपरेट कराना है, ये पी है तो इसको भी पी के ऊपर ऑपरेट कराना है। पी के ऊपर ऑपरेट कराओगे अल्फा को, तो क्या देगा, ये अल्फा ही देगा। इसका मतलब यहां पर हमें सेम वैल्यू मिलेगी, अल्फा पी और ये अल्फा एन। अल्फा पी अल्फा एन यही स्टेट है, तो यानी कि हमें सेम स्टेट मिल जाएगी x1 1 काई 1 1। इसी तरह से अगर मैं सिग्मा एन और यहां लिखूं काई 1 1, तो ये क्या बनेगा, ये सिग्मा एन, ये बनेगा अल्फा पी और ये बनेगा अल्फा एन। अब ये सिग्मा एन किसके ऊपर ऑपरेट होगा, अल्फा एन वाले के ऊपर, तो इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो सेम कहानी मिलने वाली है। तो यहां पर भी क्या मिलेगा, ये काई 1 1 मिलेगा। आपको ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब मैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालूंगा तो वहां पर फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। यानी कि जब आप ये
ऑपरेट करा रहे हो तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है, ये ऑपरेट करा रहे हो तो ये रिजल्ट मिल रहा है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। अब आप इसके ऊपर ऑपरेट कराओ, तो इसके ऊपर ऑपरेट कराओगे तो सिग्मा पी और काई 1 - 1, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सिग्मा पी, ये बनेगा अल्फा पी और बीटा एन, अल्फा पी बीटा एन, है ना। सिग्मा पी को ऑपरेट कराओगे तो अल्फा पी और बीटा एन मिलेगा, तो सिग्मा पी अल्फा पी पे ऑपरेट होगा तो सेम कहानी, सेम वैल्यू देगा। तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या मिलने वाला है, ये मिलेगा अल्फा पी और ये क्या मिलेगा, बीटा एन। ठीक है, क्या मिलेगा, अल्फा पी और बीटा एन, नहीं ये दोनों बीटा में आएंगे ना, मैंने गलत लिख दिया है, एक्स माइनस में ये दोनों डाउन स्टेट हो गई, सॉरी माई मिस्टेक, यहां पर ये बीटा पी आएगा और बीटा पर जब ऑपरेट कराएंगे तो यहां पर बीटा बीटा ही मिलेगा, तो माइनस मिलेगा, माइनस बीटा पी, यानी कि स्टेट जो मिली वो मिली -x-1। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमें मिला ये। इसी तरह से अगर मैं सिग्मा एन को ऑपरेट कराता हूं 1 - 1 पर, तो यहां पर सिग्मा एन ये तो वही लिखा जाएगा बीटा पी और बीटा एन, तो यहां पर अब ये एन के ऊपर ऑपरेट होगा तो पर आंसर तो सेम देगा, बीटा पी और बीटा एम एन, तो ये क्या मिलेगा, -काई 1 - 1। अब कौन सा बच गया, अब 1 0 वाला बच गया और 0 0 वाला। अब मैं निकालूंगा अगर सिग्मा पी, अब इसको ध्यान से देखना, सिग्मा पी एक्स काई 1 0, तो सिग्मा पी एज इट इज, काई 1 0 का मतलब है 1/√2, ये बनेगा अल्फा पी और बीटा एन प्लस अल्फा एन और बीटा पी, ये बनेगा। अब क्या कराओ तुम, 1/√2, ये तो एज इट इज लिख दिया, सिग्मा पी को पहले इसके ऊपर ऑपरेट कराओ, सिग्मा पी अल्फा के ऊपर ऑपरेट करेगा तो इसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या देगा, अल्फा ही देगा, तो यहां पर क्या लिखा रहेगा, अल्फा पी ही लिखा रहेगा, अल्फा पी बीटा एन। फिर सिग्मा पी अब ऑपरेट किसके ऊपर होगा, बीटा के ऊपर, जब सिग्मा पी बीटा पी के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या देगा, माइनस वैल्यू देगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस, तो माइनस अल्फा एन और ये क्या हो गया, बीटा पी। अब ये वाला जो स्टेट बन जाता है, ये कौन सी स्टेट है, ये काई 0 0, तो ये वाली स्टेट जब मैं सिग्मा पी काई 1 0 निकालता हूं तो ये कौन सी स्टेट बन जाती है, काई 0 0, है ना, कौन सी स्टेट बन गई, काई 0 0। इसी तरह से मैं निकाल सकता हूं कौन सी, सिग्मा एन वाली, तो सिग्मा एन ये काई यहां पर 1 0, तो लिखोगे तो यहां पर भी वही क्या, सिग्मा एन अपॉन √2, यहां पर अल्फा पी बीटा एन प्लस अल्फा एन और बीटा पी, ये बन गया। सिग्मा एन ऑपरेट होगा बीटा पर तो क्या वैल्यू देगा, माइनस, सिग्मा एन अल्फा पर ऑपरेट होगा तो क्या वैल्यू देगा, प्लस देगा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√2, ये वैल्यू माइनस अल्फा पी और बीटा एन, और ये एज इट इज रहेगा अल्फा एन और ये क्या देगा, बीटा पी देगा। इसका मतलब यहां पर भी किस में आ गया, ये माइनस में आ गया, और माइनस में आ गया तो ये भी हमें क्या वैल्यू देगा, सिग्मा 1 0, ये हमें क्या वैल्यू देगा, सिग्मा एन, और ये x 1 0, यहां से मैं माइनस कॉमन निकाल लूं, माइनस कॉमन निकालूं तो 1/√2, ये बन जाएगा अल्फा पी बीटा एन माइनस अल्फा एन और बीटा पी। तो अब ये कौन सी वाली वैल्यू होगी, 0 0 वाली होगी, तो यहां पर सिग्मा एन काई 1 0, ये किसके बराबर हो गया, काई 0 0, तो ये वैल्यू मिल गई, और ये किस में मिला है, माइनस में मिला है, किसमें मिला है, माइनस में मिला है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जब आप डी स्टेट के लिए सॉल्व करोगे। अब हमारे पास ग्राउंड स्टेट वाला बच गया, तो ग्राउंड स्टेट वाला बच गया है तो सिग्मा पी काई 0 0, सिग्मा पी अपॉन √2, ये अल्फा पी बीटा एन माइनस, यहां पर लिखोगे अल्फा एन और बीटा पी। अब ये सिग्मा पी को ऑपरेट कराओ इसके ऊपर, तो अल्फा पी एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा अल्फा पी और ये बीटा एन। अब बीटा पी पे सिग्मा पी ऑपरेट होगा तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस, तो अल्फा एन और ये बीटा पी, तो ये कौन सी स्टेट हो गई, 1 0 वाली हो गई। तो सिग्मा पी जब x 0 0 के ऊपर ऑपरेट करा तो क्या बना, काई 1 0, क्या बन गया, काई 1 0 जब सिग्मा पी मैंने निकाला। इसी तरह से अब आप खुद कर सकते हैं, सिग्मा एन एक्स काई 0 0 पर जब आप करेंगे तो यहां पर बनेगा माइनस काई 1 और 0, यहां पर क्या बनेगा, माइनस काई 1 0। तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स के रिजल्ट आ गए, है ना, ये अलग अलग ऑपरेटर के जो है वो मैंने रिजल्ट निकाल दिए जो हमें काम आने वाले, अब हमारे पास 2 स्टेट है, एक है हमारे पास कौन सी स्टेट, ग्राउंड स्टेट में 3s1, और एक हमारे पास कौन सी स्टेट है, 3d1।
तो फॉर द ग्राउंड स्टेट, फॉर द ग्राउंड स्टेट 3s1, 3s1 ग्राउंड स्टेट के लिए मैं लिख रहा हूं। इस स्टेट के लिए कैसे लिखेंगे, हमने लिखा ऐसा म्यू डी, है ना, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं जैसे वैसे। ग्राउंड स्टेट के केस में फंक्शन क्या था वो ध्यान रखो, वो था 0 1 1 और यहां पर 1। ये कैसा आया था, इसका मतलब होता है L, ये होता है S, ये होता है J और ये होता है M। ये टोटल वेव फंक्शन में मैं बता चुका हूं 0 1 1। तो यहां क्या लिखा जाएगा, फाई 0 1 1 1, और ये क्या हो गया, ये हो गया म्यू डी। और यहां पर क्या लिखा जाएगा, सेम लिखा जाएगा फाई 0 1 1, और ये फाई 0 1 1 जो फंक्शन था, फंक्शन के फॉर्म में हमने लिखा था, तो रेडियल फंक्शन में बना था एसिम्प्टोटिक, तो यू नॉट आर अपॉन आर, और यहां पर स्पैरिकल हार्मोनिक और उसको अलग अलग करा था फाई को, तो ये बना था वाई, क्या बना था वाई, और एल 0 है तो यहां पर भी 0, और यहां पर क्या बना था काई, है ना, काई 1 1। तो ये हमारे पास फाई 0 1 1 की वैल्यू थी। तो ये आप जो पुराने वाले लेक्चर है वहां से भी नोट डाउन कर सकते हो, उस चीज को कोरिलेट कर सकते हो। म्यू डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो उस म्यू डी की वैल्यू को लिख दूं, तो म्यू n अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से। यहां क्या रह जाएगा, यहां रह जाएगा फाई 0 1 1, ये रह गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है जीपी सिग्मा पी, प्लस यहां क्या लिखा हुआ है जीएन सिग्मा एन, प्लस यहां क्या है ml है। ये फाई 0 0 1 की जगह मैंने ये वाला फंक्शन लिख दिया। ये वाला फंक्शन क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके ऊपर ऑपरेटर को हमें ऑपरेट कराना है। तो यू नॉट आर जो रेडियल वैल्यू है वो लिख दी मैंने, रेडियल वैल्यू यू नॉट आर अपॉन आर, और ये y 0 0 और ये x 1 और 1। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक बार इसको इस फंक्शन पे ऑपरेट कराऊंगा, फिर इसको फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा, फिर ml को फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा। तो एक एक करके मैं इसको फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कराऊंगा। तो देखो, ये जब मैं फर्स्ट टाइम इसको इसके ऊपर ऑपरेट कराऊंगा, तो यहां पर सिग्मा जो है, ये सिग्मा, ये पाउली स्पिन मैट्रिक्स है, तो ये स्पिन फंक्शन के ऊपर ही ऑपरेट करेगा। तो स्पिन फंक्शन कौन सा है, 1 1 है। तो सिग्मा पी जब ऑपरेट करेगा 1 1 पर, सिग्मा पी 1 1 पर ऑपरेट कर रहा है, तो क्या देगा, काई 1 1 ही देगा ना। तो यहां पर जब आप इसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे तो म्यू एन अपॉन 2 तो एज इट इज लिखा रहेगा, म्यू एन अपॉन 2 एज इट इज लिखा रहेगा। जब मैं सिग्मा पी इसके लिए इसको सॉल्व करूंगा, तो सिग्मा पी ऑपरेट होकर मेरे को सेम स्टेट दे देगा, और बचेगा क्या मेरे पास, सिग्मा पी बचेगा। तो यहां पर क्या रह जाएगा, फाई 0 1 1, और यहां पर ये जीपी जो है वो बच गया, सिग्मा पी खत्म हो गया। इसको जब मैंने ऑपरेट कराया तो मेरे को सेम स्टेट मिल गई, है ना। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला है। उसके बाद जैसे ही आप जी एन को ऑपरेट कराओ, ये सिग्मा एन को ऑपरेट कराओगे काई 1 1 के ऊपर, तो भी आपको सेम स्टेट मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब आपके पास जो आइगन वैल्यू बच गई वो कितनी बच गई, जी एन बच गई। एमएल को ऑपरेट कराएंगे, काई 1 1 पर कुछ मिलना नहीं है, तो यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा, यानी कि ये खत्म हो गया। तो यहां से हमारे पास जो फंक्शन बच गया, ये यही फंक्शन लिखा जाएगा, इसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है। तो यू नॉट आर अपॉन आर, ये y 0 0 और ये काई 1 1। अब ये वापस से सेम फंक्शन बन गया, तो सेम फंक्शन बन गया, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, कैसे लिख दिया, म्यू एन अपॉन 2, ये क्या हो गया, ये हो गया फाई 0 1 1 1, ये हो गया जीपी प्लस जी एन, ये क्या हो गया, जीपी प्लस जी एन, और ये क्या हो गया, फाई 0 1 1। तो यहां से ये जीपी प्लस जी एन तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट बन के, तो ये बाहर आ गया, तो ये म्यू डी, तो ये जीपी प्लस जी एन अपॉन 2, ये म्यू एन हो गया, और ये नॉर्मलाइजेशन हो गया। ये भाई नॉर्मलाइजेशन हो गई ना कंडीशन, ये किसकी कंडीशन हो गई, नॉर्मलाइजेशन की। तो ये नॉर्मलाइज हो गया, तो ये क्या वैल्यू दे देगा, 1, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मलाइज हो गया। तो यहां से हमारे लिए 3s1 की जो ग्राउंड स्टेट है उसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आई, जीपी प्लस जी एन अपॉन 2, और ये क्या आ गया, म्यू एन आ गया। अब हमारे पास जीपी और जीएन की वैल्यू है ऑलरेडी, तो वो जीपी और जीएन की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। जीपी और जीएन की वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, देखो जीपी और जीएन की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करोगे तो 5.58 माइनस यहाँ पर 3.83/2, और ये म्यू एन न्यूक्लियर मैग्नेटॉन जो इसकी यूनिट भी होगी। तो यहां से म्यू डी ये कौन सी स्टेट के लिए आ रहा है, एस के लिए आ रहा है, तो एस के लिए वैल्यू आ जाएगी 0.875 म्यू एन। तो एस स्टेट के लिए ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कितना होता है, 0.875 म्यू एन। याद रखना है सीधा सीधा, है ना, सीधा सीधा याद रखना। आया कैसे, ऐसे आया, ये मैंने आपको बता दिया।
तो ये बात हो गई किसकी, एस स्टेट की, और मेरे हिसाब से बहुत आसानी के साथ मैंने समझा पाया हूं ये आपको, और समझने में कोई दिक्कत वाली बात आई नहीं होगी। अब हमारे पास दूसरी स्टेट इसकी कौन सी रह जाती है, 3D1 वाली रह जाती है। अब हम किसके लिए बात करेंगे, 3D1 के लिए। तो फॉर 3D1, तो 3D1 स्टेट जो है उसका जो फंक्शन बनता है हमारे पास वो क्या बनता है, 5211। तो इस फंक्शन को पहले मैं लिख लेता हूं। इस फंक्शन को मैं लिखूं तो इसका जो रेडियल पार्ट बनता है वो तो बनता है u2r/r। अब इसका जो स्फेरिकल हार्मोनिक वाला पार्ट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है 1/√10 और y20 काई 1 काई ए काई। फिर यहां पर -3/√10, ये y21 और ये काई और ये 1 और ये हो गया 0। फिर थर्ड बनता है √3/5 y22 और ये काई 1 -1। तो ये हमारे पास ये 5211 बनता है। तो इस 5211 के ऊपर हमें सिग्मा पी को एक बार ऑपरेट कराना है, एक बार सिग्मा एन को ऊपर ऑपरेट कराना है, जैसे हमने पहले कराया था। तो सिग्मा पी ऑपरेट होगा काई 11 पर, तो काई 11 ही देगा, ये तो सेम देगा। 10 के ऊपर ऑपरेट होगा तो क्या रिजल्ट दे रहा था सिग्मा पी, सिग्मा पी जब 10 के ऊपर ऑपरेट हो रहा था, देखो सिग्मा पी कहां गया, ये रहा सिग्मा पी काई 10 के ऊपर, तो काई 00 दिया। इसी तरह से सिग्मा एन जब काई 10 के ऊपर ऑपरेट होगा, सिग्मा एन जब काई 10 के ऊपर ऑपरेट होगा, कहां गया, ये रहा काई 10 सिग्मा एन, तो ये माइनस काई 00 देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, बस ये चीजें ध्यान रखोगे, फिर इसमें कुछ भी नहीं। तो अब क्या करना है, हमें डी स्टेट के लिए निकालना है, तो म्यू डी, और डी स्टेट के लिए निकाल रहे हैं तो मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे पहले लिखा था 5211। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा म्यू डी, ये हो जाएगा 5211 और ये ऐसे लिख दिया। यहां पर वो फंक्शन लिखा जाएगा, यहां पर वो म्यू डी की पूरी वैल्यू उतारोगे यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा म्यू n/2, ये क्या आ जाएगा 5211। यहां पर बन जाएगा जीपी सिग्मा पी प्लस, ये बन जाएगा gn सिग्मा एन प्लस, ये हो जाएगा ml, और फिर ये पूरा का पूरा फंक्शन यहां पर लिखना है। तो पूरा का पूरा फंक्शन में लिख दूं तो u2/r पूरा फंक्शन, मतलब ये लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज यहां पर चिपकाना है, और फिर उसके बाद यहां पर इसको सॉल्व कराते जाना है। अब मैं इसका जो ये स्टेप है ये मैं स्किप कर रहा हूं, ये वाला स्टेप स्किप करके मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। तो यहां पर ये लिखोगे, फिर अब काई 11 के ऊपर ऑपरेट कराओगे तो काई 11 बनेगा, यहां पर काई 10 सिग्मा पी का बनेगा, सिग्मा एन का माइनस बनेगा, तो इनके जोड़े बनेंगे। जोड़े कैसे बनेंगे, सिग्मा पी प्लस सिग्मा n/2 एक बनेगा, सिग्मा पी प्लस सिग्मा n -2 एक बनेगा, 3/10, इस तरह के इनके जोड़े बनेंगे। सिग्मा ए पी और सिग्मा एन की वैल्यू हमें डालनी है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि इतना बड़ा करने की कोई जरूरत है नहीं। तो जब मैं सिग्मा पी और सिग्मा एन की वैल्यू डाल दूंगा तो यहां से म्यू डी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0.0315 म्यू एन। ये आ गया, क्या आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट किस स्टेट के लिए, डी स्टेट के लिए, ठीक है। तो हमारे पास दोनों मैग्नेटिक मोमेंट आ गए। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ड्यूट्रॉन फॉर एस एंड डी स्टेट, इज म्यू एस की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 0.875 म्यू एन, और म्यू डी की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी आई, वो आई 0.315 म्यू एन। जबकि एक्सपेरिमेंटली जब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, बट एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नेटो जिसको जो ड्यूट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है उसकी वैल्यू आती है 0.857 म्यू एन, जो हमने थ्योरी के अंदर लिखा भी है, ठीक है। तो ये एवरेज वैल्यू हो गई। तो क्योंकि जो ग्राउंड स्टेट इन दोनों का कंबाइंड है, तो हमारे पास जो टोटल वेव फंक्शन है, जो हमने बात भी की थी कि वो क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, प्रोटॉन, ये एस स्टेट का और डी स्टेट का, ठीक। तो एज वी नो साई जो है टोटल वेव फंक्शन, वो किसके बराबर है, सी एस साई एस प्लस सी डी और साई डी, मतलब एस स्टेट का कॉम्बिनेशन और डी स्टेट का कॉम्बिनेशन है।
CS साई एस और CD साई डी। और प्रोबेबिलिटी इन फाइंडिंग आउट इन एस स्टेट अगर निकालना है तो CS का स्क्वायर करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी अगर D में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, CD का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर मैं PS लिखना चाहूं तो PS क्या होगा, वो होगा CS का स्क्वायर। ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इन एस स्टेट। और अगर मैं PD लिखूं तो PD का मतलब हो गया CD का स्क्वायर कर दिया आपने, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी इन D स्टेट। ये क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी इन D स्टेट। अब क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली निकला है तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट है वो इन दोनों का एवरेज निकल रहा है। तो म्यू एवरेज मैं अगर निकालूं तो एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गई। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं PS म्यू एस, ये क्वांटम से ले रहा हूं मैं, PS म्यू एस, और ये लिख दिया PD और म्यू डी। अब म्यू की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो है 0.857, तो मैंने यहां पर लिख दिया कितना, 0.857। PS हमें नहीं पता, म्यू एस की वैल्यू कितनी है, वो है 0.875, और प्लस PD ये वैल्यू जो है वो कितनी आई, 0.315। ये वैल्यू कितनी आई, 315। इसको लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन अगर हम लिखें, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, तो नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन ये कहती है कि CS का स्क्वायर करोगे प्लस उसमें कर दोगे CD का स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। CS स्क्वायर किसके इक्वल होता है, PS, और CD स्क्वायर किसके इक्वल होता है, PD इक्वल्स टू 1। तो ये इक्वेशन 2 हो गया। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी PS और PD की। तो बाय सॉल्विंग 1 एंड 2, तो PS का जो कंट्रीब्यूशन मिलेगा हमें वो मिलेगा 0.96, यानी कि कितना परसेंट, 96%। और PD की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 0.04, यानी कि 4%। तो इसका मतलब हमारे पास जो ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट है जो कि मिक्सचर है S और D स्टेट का, उसके अंदर ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो S पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन 96% है, जबकि जो D स्टेट है उसका कंट्रीब्यूशन 4% है। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ड्यूट्रॉन का वो कैसे आता है, उस पर कौन कौन सी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। डायरेक्ट की वैल्यूज वगैरह आपको याद रखनी होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है ये आपको याद रखना। इसमें न्यूट्रॉन में एक चीज बच जाती है हमारी, इसका इलेक्ट्रिक क्वाड्रिपोल मोमेंट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।